हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपको जो पिछले दो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, दैट इज हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एंड आवर सेकेंड चैप्टर वाज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। हमने दो चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है, दैट इज बायोमोलिक्यूल। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। बायोमोलिक्यूल्स को हम बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम सबकी डिस्कशन करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, दैट वाज हमारे फर्स्ट के दो टॉपिक्स होंगे, उन्हीं वही हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। एंड लास्ट में जो छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे लाइक डीएनए, आरएनए, तो उन सभी टॉपिक्स को हम फर्दर रीड करेंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम क्लासीफाई कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली जो है हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, केमिस्ट्री की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, ठीक है, इसके बेसिस पर ये चैप्टर बना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको डर भी लगे इस चैप्टर से, क्योंकि आप जब बुक ओपन करेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा अभी बुक, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़े बड़े इसमें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है, और नई सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। म्यूटर रोटेशन किसे बोलते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, एपीमर्स किसे बोलते हैं, और जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, सेलुलोज और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जितने भी हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी हमने बनानी है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। बिफोर दैट हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस चैप्टर को बेसिकली हम चार पॉइंट्स में हम डिवाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट होंगे हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। फर्स्ट होंगे हमारे, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स। फिर थर्ड जो टॉपिक आएगा, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लिपिड्स। एंड जो लास्ट में हम पढ़ेंगे दैट विल बी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आप इनको क्लासिफिकेशन कर लें। फर्स्ट आप लिख ले कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। यही हमारे सबसे मेजर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, यही दो टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद जो दो टॉपिक्स हैं, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें बस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आप सिर्फ एनसीईआरटी को अगर रीड कर लें तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा दैट इज न्यूक्लिक, ठीक है। तो हम बारी बारी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और फर्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिकली दो डेफिनेशंस थे। एक हम लिखते हैं ओल्ड डेफिनेशन, एंड दूसरा हम लिखते हैं न्यू डेफिनेशन, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में हम यूज करते हैं। जो हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी, जब आप एनसीईआरटी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग की जो ये इंट्रोडक्टरी है जो, ठीक है, इसी में आपको ये ओल्ड डेफिनेशन एंड न्यू डेफिनेशन के डिफरेंसेस हो सकते हैं बता दिए हैं। बट बिफोर दैट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जो ओल्ड डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की, वो कुछ इस तरह से थी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेसिकली बोलते थे उस टाइम तक कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ही, अगर पुराने हिसाब से देखें, कार्बोहाइड्रेट्स आर
हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट्स का मतलब कोई भी आपको एटम हो, ठीक है, मान लीजिए कोई मेटल हो या फिर कुछ भी हो या फिर कोई मॉलिक्यूल हो, ठीक है, हम एम मान लेते हैं। अगर इससे आप H2O एक्स ऐड हो जाए तो हम इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दिस केस CH2O एक्स, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो भी हमारे होते थे उस टाइम तक कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब यही है कि CH2X टाइप के मॉलिक्यूल्स होते थे। इनकी जो जनरल फॉर्मूला होती थी वो तो थी CH2O/Y, ठीक है। मतलब जो भी कंपाउंड्स इस फॉर्मूले में एग्जैक्टली फिट होते थे उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल देते थे। बात समझ में आएगी? कार्बोहाइड्रेट्स ओल्ड डेफिनेशन क्या थी? ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया CxH2O/Y। और जो भी मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज वगैरह हो गए, ठीक है, फ्रुक्टोज हो गए, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में फिट हो जाते थे, तो उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल देते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख ले ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको? C6H12O6। आपको इस फॉर्मूले में अगर आपको इसको पुट इट करना हो तब C6 लिखेंगे, ठीक है, H2O लिखेंगे, और जब H2O का लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो आपका ये फॉर्मूले में एग्जैक्टली बैठ रहा है। इन दिस केस CX बेसिकली X एंड Y क्या है? इक्वल है, X इज इक्वल टू Y इन दिस केस। सिमिलरली फ्रुक्टोज में भी यही होता है। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। क्या डिफरेंस होती है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस होती है, ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला सिमिलर है, C6H2O6। इन दिस केस ऑल्सो X इक्वल टू Y। तो इसलिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम कार्बोहाइड्रेट्स उस टाइम तक बोलते थे, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसे ओल्ड डेफिनेशन बोल रहे हैं, मतलब एक नई डेफिनेशन आई है, और नई डेफिनेशन आई मतलब ये किसी न किसी वजह से फेल हुआ होगा। तो आप क्वेश्चन क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाई ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फेल्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा के इसको लिख सकते हैं, व्हाई ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फेल्ड, या फिर गेट फेल्ड, ठीक है। आप इसको गेट फेल्ड लिख सकते हैं कि ये क्यों फेल हो गया। तो बात ये है कि कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बढ़ते हैं, बट स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो इस फॉर्मूले में तो एग्जैक्टली फिट होते हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम इस फॉर्मूले को किस तरह से ट्रू मान सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम बात करें, HCOH, आपको बहुत अच्छे से इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है। आप इसकी जब जनरल लिखेंगे तो CXH2O/Y जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? C1 एक कार्बन है, H2O 1, दैट हम लिख सकते हैं CH2O। ये भी एक किस तरह से हम लिख सकते हैं? तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है ये, तो इसको तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट एज वी नो पूरी दुनिया जानती है कि दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो एक तो इस तरह से ये फेल हो गया कि जो फॉर्मूला गिवन था CXH2O का Y होल Y, ठीक है, वो फॉर्मूला ही फेल हो गया। तो हम किस तरह से बोले
एंड ये जो फॉर्मूला है इसमें एग्जैक्टली फिट हो रहा है फॉर्मल्डिहाइड के केस में, तो हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स मिले एक्सेप्शंस, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, CH3 COOH, ये बार क्या है एसिटिक एसिड। आप जब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आप यू विल गेट CH2H2O, ठीक है। H2O, 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन, मतलब ये क्या होंगे 2 टाइम्स। ये भी फॉर्मूला में एग्जैक्टली फिट हो रहा है, x इक्वल टू वाई है, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली एक और एग्जांपल मिला, ठीक है, लैक्टिक एसिड का, जिसे हम, आप इसे चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बेसिकली कभी कभी याद है, बहुत काम आता है, ठीक है। यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर COOH, लैक्टिक एसिड। आप इसको भी फॉर्मूला में पुट करके देखें, यू विल गेट C3H2O होल 3। अब बताइए, अब तीन तीन एक्सेप्शंस मिले, अभी और भी बहुत सारे हैं, ये तो मैंने आपको शो किए, ठीक है, जो आपके काम के थे। कि अगर आपको मान लीजिए एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है या फिर कोई भी पूछ देता है आपसे कि वाई ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गेट फेल्ड, तो एक तो रीजन ये हो गया कि जो फॉर्मूला गिवन थी CxH2O की, वो कुछ ऐसे भी कंपाउंड पे एप्लीकेबल था जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, ठीक है। अब मैं उनकी भी डिस्कशन कर लेता हूँ जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते हैं, स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम रैम्बोज बोलते हैं, RAHN, ठीक है। आप इसको अभी देखें और भूल जाए, ठीक है। फिलहाल तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसको बस याद रख सकते हैं कि ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ओल्ड डेफिनेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। इसकी जो फॉर्मूला होती है दैट इज C6H12, ठीक है। फर्क बस इतना है कि आपको ग्लूकोज के केस में O6 होता था एंड इन दिस केस O5 होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखें तो CxH2O होल y का फॉर्मूला फिट नहीं होगा, बट दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, आपको रैम्बोज मिलता है, ठीक है। सिमिलरली एक और कंपाउंड है जिसे हम डी ऑक्सी राइबोज बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम 2 डी ऑक्सी राइबोज बोलते हैं। इसकी जो फॉर्मूला होती है वो भी इस CxH2O के फॉर्मूले में फिट नहीं बैठती, फिट नहीं बैठती, ठीक है। इसीलिए अब स्टिल दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये बेसिकली आपके सिलेबस का नहीं है डीऑक्सी राइबोज, इसलिए मैं इसे फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा, ठीक है। तो ये थी हमारी ओल्ड डेफिनेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स मिले जो उनके ऊपर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम अभी अभी डिस्कस किए, ये वाली। और कुछ ऐसे भी थे जो इस फॉर्मूले में एग्जैक्टली फिट होते थे, लाइक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे जिनमें ये फॉर्मूला एग्जैक्टली फिट तो हो रहा था बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 3 पॉइंट्स को आप नोट कर लें। तो हम अपना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की नई डेफिनेशन है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की नई डेफिनेशन, उसको हम बात करते हैं कि वो क्या थी, न्यू डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें चेंज की गई, ठीक है। हम बेसिकली एक फॉर्मूले के बेसिस पर अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन नहीं करते थे, ठीक है। जो आपकी न्यू डेफिनेशन आई उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पॉइंट लिखें
कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने चाहिए। कोई भी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स होने के लिए आप ये रखते हैं, कंडीशन लिख लीजिए बेसिकली, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा है क्या हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मिनिमम तो दो होने ही चाहिए, मिनिमम, और एक नहीं मिनिमम दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सिल का मतलब ये है, उससे ज्यादा हो चलेगा बट इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो मतलब एक एल्डिहाइड भी ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटोन हो। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी ये है कि ऑन हाइड्रोलिसिस, जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए दैट शुड बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। तीसरी कंडीशन, उस मॉलिक्यूल में मिनिमम वन कैरल सेंटर होना चाहिए। कैरल सेंटर पता है ना, किसी भी कार्बन पर 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हों। तो ये कार्बन किस तरह का होता है, ये कार्बन हम कैरल कार्बन बोलते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, वहां पर इसके क्वेश्चंस भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में गिवन थे, उसे भी हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो यही है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, ये थी हमारी क्लासिफिकेशन। जब सारे जो जो भी कंपाउंड्स थे, जब इन सारे कंपाउंड्स को ये इन कंडीशंस को जो फुलफिल कर देते थे, ठीक है, उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट्स की अब नेमिंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब मैं एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मान लीजिए एसिटिक एसिड की बात करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एल्डिहाइड कीटोन तो है नहीं, ये तो एक पहली बात ही एसिड है, एल्डिहाइड कीटोन है नहीं, इसमें दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात, जो कोई कैरल सेंटर भी नहीं है, तो हाउ इट इज कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने ये फॉर्मूला जब अप्लाई किया इस पर, तो ये हमारा फॉर्मूला एग्जैक्ट फिट बैठा कि एसिटिक एसिड भी चलो अब कार्बोहाइड्रेट नहीं था, हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप फॉर्मल्डिहाइड की भी बात कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड की भी बात कर सकते हैं। अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, CH3CHOH3 ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें तो इसमें कैरल सेंटर तो है, बेशक कैरल सेंटर हमारा फुलफिल हो रहा है, बट अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन 1 नहीं है, मोर देन 2 नहीं है, 2 या मोर देन 2 होने चाहिए। ठीक है, और ना ही इसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है। ये कौन सी ग्रुप है आपकी, एसिड ग्रुप है, दिस इज एसिड। ठीक है, इस वजह से जितने भी एक्सेप्शन थे वो सारे एक्सेप्शन खत्म हो गए। तो ये हमारी जो न्यू कार्बोहाइड्रेट की जो न्यू डेफिनेशन निकली वो हमारी एक्यूरेट निकली, जो इन सारे एक्सेप्शंस को किनारे करते हुए चला गया। अब बात करते हैं कि जो कंडीशंस है इसके बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल्स बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स लिखने जा रहा हूँ, आपको बताना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं
या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपको CHO ग्रुप गिवन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है, एंड बिलो द है CH2OH। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, अब सेकंड कंपाउंड हम तब तक देख लेते हैं। आप तब तक इसको डिसाइड करें कि ये है कि नहीं, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। CHO OH H2। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का है, तो हम उसकी बात बाद में करेंगे। अब आइए इसकी डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये है या नहीं है। कंडीशंस देखिए, कंडीशन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए और कीटोन होना चाहिए। ये देखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब दो तो हैं, दो हाइड्रोक्सिल, जो मतलब जो मिनिमम कंडीशन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वो फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन एल्डिहाइड होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए। ये हमारे ग्रुप कौन सी है, एल्डिहाइड। अब CHO ग्रुप भी है हमारा प्रेजेंट। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन थी वो मॉलिक्यूल में कम से कम एक कैरल सेंटर होना ही चाहिए। अब इस कार्बन को बताएं कि क्या ये कार्बन कैरल है या नहीं। ऑब्वियसली है, ये वाला CHO अलग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन भी अलग है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अलग है और CH2OH भी अलग है। ठीक है, अगर हम ABCD नेमिंग करें, A B C D, तो A नॉट इक्वल टू B not equal to C not equal to D. All these four are different and hence this is carbon। ठीक है, तो ये हमारी कार्बन हुई। तो हमारे एक कैरल सेंटर की कंडीशन भी फुलफिल हो गई, मतलब जो कैरल सेंटर हमने कंडीशन रखा था कैरल होना चाहिए वो भी है, मतलब इसका मतलब फाइनली ये हमारा कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आ जाता है। और मैं अगर इसकी नेम की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अभी DL कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये D और L कैसे आया। यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ तो ये क्या है, जस्ट एग्जैक्टली सेम है। इस OH एंड हाइड्रोजन क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इसको हम L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। अभी DL कॉन्फ़िगरेशन में अभी बात में अभी बताऊंगा अभी, जैसे इसके बाद ही। ठीक है, इसकी कंडीशन भी अगर आप देखें तो एक एल्डिहाइड है, बिल्कुल है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, मिनिमम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, एक कैरल सेंटर भी है, मतलब ये भी कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं हम एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। तो अगर हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला फॉर्मूला तो याद होगा ही आपको, C6H12O6। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर से आप आई थिंक फर्स्ट बार मिलने जा रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ठीक है, तो मैं इसको पहले बना लूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं फीचर प्रोजेक्शन में, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें फीचर प्रोजेक्शन की बात करें। ठीक है, फीचर प्रोजेक्शन में अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो सबसे टॉप पर हमें CHO ग्रुप रखना है। ठीक है, फिर जस्ट इसके बाद वाली ग्रुप जो होगी OH आपका राइट साइड में होगा और हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में होगा। और इसका जब
अब क्या करना है, इसका ऑल्टरनेट कर देना है। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे आपको जैसे ही आना है, इसका रिवर्स कर देना है। OH आपका लेफ्ट में आ जाएगा, हाइड्रोजन राइट में। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आफ्टर दैट आपको अब OH OH क्या करना है, सेम आप इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब भी आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, जो सेकेंड कैरल सेंटर होगा फ्रॉम टॉप, एल्डिहाइड ग्रुप से जब स्टार्टिंग करेंगे तो सेकेंड कैरल सेंटर जो होगा उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी लेफ्ट में होगी, बाकी सब में राइट में। ठीक है, और सबसे बिलो जो आता है आपका CH2OH। वैसे सेकेंड पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको, वो याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जो आपको सेकेंड कैरल सेंटर है, सेकेंड कैरल सेंटर जो है इन दिस केस, ठीक है, ग्लूकोज के केस में सेकेंड कैरल जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट में होनी चाहिए, बाकी सब केसेस में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए राइट। तो ये है आपका क्या, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और मैं फिशर प्रोजेक्शन की बात करूँ, अभी इनके हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हम बात देखेंगे। ठीक है, बिफोर दैट ये जो है बेसिक चीजें इनको हम कंफर्म करना ज़्यादा जरूरी है। बात समझ में आई? याद रखने का तरीका भी समझ में आया कि आपको सेकेंड कैरल सेंटर एल्डिहाइड ग्रुप से जो टॉप से आप बॉटम जाते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको किधर लिखना है, लेफ्ट में रखना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा आपका लेफ्ट में, बाकी सब केसेस में राइट में हो जाए। एंड एकदम बिलो जाने पर CH2OH आप लगा दें। ठीक है, तो ये थी आपकी ग्लूकोज की क्या, फिशर प्रोजेक्शन में स्ट्रक्चर। मैं इसको रेज कर देता हूँ, और हम बात कर रहे थे कि ये कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आता है कि नहीं। तो एक बात बताइए आप, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड हमारा है, प्रेजेंट है, मतलब एक कंडीशन तो फुलफिल होगा। मिनिमम एक कैरल सेंटर होना चाहिए। आप इसमें अगर बात करें तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ पर तो चार चार कैरल सेंटर्स हैं। तो मिनिमम कंडीशन तो फुलफिल हो ही गया। मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर आप बात करें, एक यहाँ पर है, 2 3 4 एंड 5, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। और कंडीशन क्या हुई, सारे फुलफिल हो गए। वैसे तो आप अगर देखें तो ये ओल्ड वाले के हिसाब से भी एंड न्यू वाले के हिसाब से दोनों ही केसेस में ये कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में आता है। ठीक है, आप C6H12O6 जब मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ओल्ड डेफिनेशन जब बता रहा था तो उसमें मैंने इससे एग्जाम्पल भी लिया है। ठीक है, तो ये आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता था वो ये थी, इसकी फिशर फॉर्म में स्ट्रक्चर कैसे होती। ठीक है, ये थी हमारी क्या, ग्लूकोज। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है। दोनों का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेम होता है, C6H12O6। अब बात कर लेते हैं कि इनके मतलब डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, मैं नीचे लिख देता हूँ। अब बात कर लेते हैं फ्रुक्टोज की। ठीक है, तो ग्लूकोज में सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो ग्लूकोज के केस में आपका जो फंक्शनल ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड है, बट फ्रुक्टोज के केस में ऐसा नहीं होता, वो एल्डिहाइड नहीं, उसमें कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ फॉर दैट। तो कीटोन ग्रुप बनाना है, ऊपर CH2OH। ठीक है, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और इसमें 4 हमारे लाइंस थे तो इसमें 3 होंगे, क्योंकि एक CH2 ग्रुप आपका OH ग्रुप क्या हो चला गया, टॉप पर चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक CH2OH आपका एकदम टॉप पर होगा, एक CH2OH आपका एकदम बिलो होगा। ठीक है, ये होगी क्या, इसमें जो फ्रुक्टोज की हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये भी फॉर्मूला एग्जैक्टली C6H12O6 होता है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि इसमें यहाँ पर जो है
हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर किधर लगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें भी क्या है कि इसमें जो है तीसरे नंबर का कार्बन जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो होगा लेफ्ट, एज सिमिलर टू ग्लूकोज। यहाँ पर H होगा, और फिर आपके दोनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में होंगे, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्रुक्टोज। अगर मैं इसकी बात बताऊं तो आप अगर इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो लेफ्ट में। ठीक है, बाकी सारे जो होंगे राइट में होंगे। फ्रुक्टोज में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि एक तो CH2OH टॉप पर चला जाता है, दूसरा कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, एंड तीन ही बचते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग में तीसरे नंबर का कार्बन का होता है वो लेफ्ट से होता है, 1 2 3। अब देखिए तीनों ही, तीन जो तीसरे नंबर के कार्बन है उन दोनों ही केसेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर क्या है, लेफ्ट। ठीक है, बात समझ में आई। तो अभी हम इनकी रियल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि जब ये आपका स्ट्रक्चर हो ग्लूकोज का तो इसे आप डी ग्लूकोज बोलते हैं, और जब ये स्ट्रक्चर हो तो आपको इसे डी फ्रुक्टोज बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं हम अभी अभी बात करेंगे इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का डिफरेंस समझ में आया। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से मॉलिक्यूल सेम नहीं हो। ये भी आपका C6H12O6 है, ये भी आपका C6H12O6 है, बट इनकी रिएक्टिविटी, इनकी फंक्शनल ग्रुप की वजह से, इसमें कीटोन है इसमें एल्डिहाइड है, इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये एक जैसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं करता। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए आइए तब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। अब फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो DL कॉन्फ़िगरेशन की जो बात कर रहा हूँ बार बार, इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। DL कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आप इस बात को ध्यान दें कि कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, इस DL कॉन्फ़िगरेशन का स्मॉल d स्मॉल l कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं है। स्मॉल d हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और आपका ये L जो होता है लीवो रोटेटरी होता है। पर इस D और L से हमें इस D और L का कोई मतलब नहीं है, बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। इसलिए आप ध्यान दें कि गलती से भी आप स्मॉल डी एंड स्मॉल एल का यूज नहीं करेंगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के केस में। ऑलवेज आप कैपिटल D एंड कैपिटल L का यूज करेंगे। बात समझ में आई। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मान लीजिए कि बेसिक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड का अपना एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट है। ऊपर क्या होगा CHO, नीचे CH2OH। ठीक है, राइट में मान लीजिए OH है और लेफ्ट में आपका H। ठीक है, ये हमको पता है कि ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड होता है। बात समझ में आई। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड है या एल वाला है। आपको जब भी इस तरह की समस्याएं हो तो आप हमेशा ये देखें कि जो एकदम नीचे वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, किसी भी कंपाउंड में, लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की भी हम बात करेंगे, तो एकदम नीचे वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा हम उसी को देखेंगे और उसी के बेसिस पर हम ये कन्फिग्रेशन करते हैं। अगर ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है OH, तो हम उसे डी बोलेंगे, डी कन्फिग्रेशन। ठीक है, और अगर यही लेफ्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता, इसे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका CHO है, यहाँ पर OH H एंड दिस इज CH2OH। आई एम सॉरी, यहाँ पर OH होगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली फॉर्मूला तो सेम है, दोनों ही क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, बट ये ग्लिसरॉल्डिहाइड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड।
ठीक है, ये जो है हमारा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। आप याद इस तरह से रखें, एक को याद कर लें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट तो एल हुआ, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। ये ऐसी बात नहीं है कि एल स्टैंड फॉर लेफ्ट आप याद कर लीजिए, ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एल मतलब लेफ्ट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लेफ्ट है तो आपको एल लग जाएगा, ठीक है, और अगर राइट है तो ऑटोमेटिकली आप उसको डी कर दें। एक इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों के बारे में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों के बारे में, बिफोर दैट मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा ये समस्याएं क्रिकेट करेंगे। ओ एच एच एंड यहाँ पर सी एच टू ओ एच, यही था हमारा, ये हमारा क्या था, डी ग्लिसरॉल डिहाइड और ये हमारा एल ग्लिसरॉल डिहाइड। अगर मैं इन दोनों की क्या कर लूँ, मिरर इमेज ले, ठीक है, मान लीजिए आपने बीच में क्या किया, मिरर लगा दिया, तो आप अगर डी का मिरर इमेज लेंगे तो आपको एल मिलेगा, ठीक है, और अगर एल का लेंगे तो आपको डी मिलेगा। ये इन्वर्ट के समझ में आया, मतलब मान लीजिए आपने डी लिया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कोई बोला कि इसकी हम मिरर इमेज लेते हैं, तो बताओ कंपाउंड क्या बने, वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड ही रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड या डी ग्लूकोज या डी फ्रुक्टोज, अभी हम बात करेंगे उनकी, तो उनकी अगर आप मिरर इमेज लेते हैं तो डी कॉन्फ़िगरेशन आपका एल में चेंज हो जाता है, और अगर एल होगा तो वो डी में चेंज, इन्वर्ट हो जाता है, डी एल में कन्वर्ट हो जाता है और एल डी में कन्वर्ट। बात समझ में आई, इसीलिए ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये एल ग्लिसरॉल। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, आपने यहाँ पे क्या लगाया, मिरर लगाया, ये सेंटर क्या हुए, एग्जैक्टली सेम रहे, सी एच ओ ऊपर था, सी एच टू ओ एच था, ये दोनों ही सेम रहे। ये ओ एच और एच क्या है एक दूसरे के, ये वाला ओ एच, इस वाली ओ एच और इस वाली ओ एच को आप देखें तो एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में, ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, तो आप इस बात से हमेशा याद रखें कि डी अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो एल में चेंज हो जाएगा, और अगर एल है तो डी में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी और एल में चेंज होगा, मतलब ये दोनों में ही केस में ट्रू होता है, ठीक है, डी है तो अगर एल में हो जाएगा और एल है तो डी में हो जाएगा। बात समझ में आई, डी एल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने जो लास्ट में एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताया कि हमें हमेशा नीचे वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मतलब होता है, हम टॉप वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कोई मतलब में नहीं लेते, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तब, अब इसमें तो सिर्फ एक ही था तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तब क्रिएट करता है जब हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बातें करते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज की बात कर लें, ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्लूकोज भाई साहब को बुलाते हैं। आप 3-4 बार अपने कॉपी में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएं, ये स्ट्रक्चर्स आपको एग्जैक्टली याद हो जाएंगे, ठीक है, आप इनको स्ट्रक्चर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ऊपर क्या होगा हमारा सी एच ओ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट। अब तो आपको कोई सोचना ही है, नीचे आपको सी एच टू ओ एच दोनों ही केसेस में होता है, वो ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एच ओ एच, ठीक है, ओ एच 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 एंड ओ एच, ये आपने क्या किया, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना, सिंपल। आपको बस इतना याद रखना है कि टॉप से आप जब बॉटम जाएंगे सी एच ओ ग्रुप से सी एच टू ओ एच की तरफ, तो जो तीसरे नंबर का कार्बन आएगा 1 2 3, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में, बाकी आप स्ट्रक्चर बड़े ही आसानी से बना लेंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसको जस्ट अपोजिट करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में आ गया, अब बाकियों को राइट में भेज दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा कौन सा ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज तो है, और कौन सा है, डी वाला है कि एल वाला है, आप मुझे बताएं, क्या बताएं, जल्दी बताएं। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, नीचे वाला एकदम राइट में है, तो राइट में आया तो डी, ठीक है,
अब मान लीजिए आपने किसी से, आपके किसी क्लासमेट ने या किसी और स्कूल के बच्चे ने आपसे पूछ दिया कि बताओ अब इसकी हम मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इसकी हमने क्या की, मिरर इमेज ले ली। बताओ हमें अब क्या मिलेगा, कंपाउंड सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसे बताएं कि जो आपका होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले था आपका डी, तो अब हो जाएगा एल। यहाँ पर ओ एच आपका कितना था, राइट में था, तो अब लेफ्ट में आ जाएगा एच। ठीक है, इस बार ओ एच इधर आ जाएगा और एच आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर आ जाएगा ओ एच, 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 ओ एच एंड सी एच टू। ये आपको क्या हो जाएगा, एल ग्लूकोज। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई समस्या वाली बात भी नहीं है। चलिए, तो ये थी हमारी क्या, डी एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बेसिकली आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन सा याद रखें, डी याद रखें या एल याद रखें, तो आप हमेशा ये वाली स्ट्रक्चर याद रखें। आपको अगर ये वाली स्ट्रक्चर याद है ना, तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत, इसको क्या करना है, मिरर इमेज ले लेना है, तो आपको डी एल ग्लूकोज से एल ग्लूकोज मिल जाएगा। मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया कि एल ग्लूकोज कौन सा स्ट्रक्चर है बताएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम जाने पर तीसरे नंबर का जो कार्बन होगा उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर होगा, लेफ्ट में होगा। तो आपने यहाँ वाला काम कर लिया, बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसके बाद तो चीजें आसान हो जाती। ठीक है, इसके बाद आप डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लें। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका हमेशा डी में आए, इधर आएगा राइट साइड, तो आपको डी ग्लूकोज हो जाएगा। इसकी मिरर इमेज आप लेंगे तो एल ग्लूकोज। ठीक है, तो मैं अब आपको डी फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ, आपको इसका अब एल फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या करना है, बनाना है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दे दे रहा हूँ, आपको बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डी ग्लूकोज है या एल है। ठीक है, सॉरी, डी फ्रुक्टोज है, एल फ्रुक्टोज है। एंड आफ्टर दैट आपको उसका इनवर्ट कन्फिग्रेशन बताना, मतलब अगर एल हुआ तो आपको डी बनाना है, डी हुआ तो एल बनाना है। ठीक है, इसमें आपको फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर देना है। तो सबसे टॉप पर क्या होगा, CH2OH। सेकेंड नंबर पर आपको क्या आएगा, कीटोन। फिर अब आपको स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। ठीक है, उसमें 3 सेंटर्स थे, इसमें 2 हों, सॉरी उसमें 4 थे, इसमें 3 होंगे। 3 सेंटर्स हमने बना लिए। ठीक है, ये 1, 2, 3, ये हमारा थर्ड कार्बन सेंटर है, कार्बन सेंटर। तो इसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में लगा देंगे, फिर राइट में, फिर OH, OH, ये आपका क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड सबसे बिलो आपको CH2OH। इस केस में भी आपको यही वाला स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, और आपको इसका इनवर्ट वाला बनाना है। ठीक है, तो वो बनाए, तो आप स्टॉप करके बना लें इस वीडियो को, और मैं आपको फर्दर देखता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे बिलो में किधर है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो ये क्या होगा, डी फ्रुक्टोज। मतलब आपको फॉर्मूला जो याद रखना है, स्ट्रक्चर, वो डी ग्लूकोज का याद रखना है, डी फ्रुक्टोज का याद रखना है। एल ग्लूकोज एंड एल फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर आप बाय टेकिंग मिरर इमेज बना सकते हैं। एक मिरर की तरह लगा दें यहाँ पर। ठीक है, मिरर लगा दिया आपने। अब इसकी क्या करें, मिरर इमेज ले लें। ठीक है, तो CH2OH और कीटोन ग्रुप तो एग्जैक्टली आपका सेम ही रहेंगे। आप इस, अगर चाहें तो इस CO बॉन्ड को इधर दिखा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप राइट साइड दिखाएं या लेफ्ट साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको अगेन 3 सेंटर्स बनाने हैं, तो 1, 2, 3 हो गए। आइए, ये हाइड्रोजन राइट में था, बट आफ्टर टेकिंग इट्स मिरर इमेज ये आपका लेफ्ट में आ जाएगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में चला जाएगा। ठीक है,
मतलब जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में था वो राइट में चला जाएगा। तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही इधर आ जाएंगे और हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। ये आपका CH2OH। ठीक है, इन तीनों में कोई मतलब चेंजिंग नहीं होगी। तो ये आपका क्या बन गया, एल फ्रुक्टोज। आप समझ में आए? ये बड़े ही इजी लैंग्वेज में आपको बताई जा रही है। ठीक है, आप बुक्स में देखेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर देख के आप भाग जाएंगे। ठीक है, अभी तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स वाकई ही है, ये तो फिर भी इजी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम अपना DL कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। बात समझ में आई? अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब हो जाएगा। DL कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। चलिए, मैंने आपको बता दिया कि डी कब मिलेंगे। आपको डी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, एल वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, आप उसकी मिरर इमेज इमीडिएटली ले लें तो आपको एल फ्रुक्टोज मिल जाएगा या एल ग्लूकोज मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग जो आपको गिवन होगा उससे करस्पॉन्डिंग आपको मिल। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। चलिए, ये थी हमारे कुछ बेसिक बातें जो मुझे बिफोर गोइंग टू NCERT पढ़ाना था। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक्स आपको क्लियर करना था, तभी आप NCERT को पढ़ पाते, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आता। तो आइए अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, आइए देखते हैं। जो आपकी ये गिवन है कि अ लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन्स एंड reproduces itself. The most amazing thing about a living system is that it is composed of non-living atoms and molecules. The pursuit of knowledge of what goes on chemical within a living system falls in the domain of biochemistry. ठीक है, ये बेसिकली आप जब फर्दर हायर स्टडीज में जाएंगे तो केमिस्ट्री के और भी पार्ट्स कर दिए जाते हैं जिसमें बायोकेमिस्ट्री आता है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है, ना इनऑर्गेनिक, ना फिजिकल केमिस्ट्री, या फिर बायोकेमिस्ट्री की पार्ट। वेल, हमें ये चीज़ नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं, हो सकता है कि इसमें क्या है कि ठीक है, लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आवर फूड। बेसिकली यही चीज़ें हैं, आप तो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सब यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका। आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर primarily produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compounds. Some examples of carbohydrates are cane sugar, ठीक है, glucose, starch, etc. Most of them have a general formula CxH2O. देखिए, जो लास्ट वाला जो आया CxH2O, ओल्ड डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था ये वही यहाँ पर आया। ठीक है, तो यही वही बातें होंगी कि एंड वेयर कंसिडर एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाज डिराइव्ड। ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए, जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप तो इसको ना 4 स्टार दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हर साल अप्रॉक्सीमेटली पूछा जाता है, हर पेपर में ही पूछ दिया जाता है। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इनकी हम क्लासिफिकेशन अब पढ़ने जा रहे हैं। तो मोनोसेक्राइड्स एक होता है और कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone. ठीक है, it's called a monosaccharides। जैसे कि मोनोसेक्राइड्स क्या है कि मान लीजिए
ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई भी आपको एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट है, आप इसको फर्दर मतलब जब आप हाइड्रोलिसिस करें या फिर कुछ भी करें, ठीक है, तो जब फर्दर ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटे, जब ब्रेक हो, तो अगेन आपको कार्बोहाइड्रेट न मिले। ठीक है, अभी ऑलिगो कार्बोहाइड्रेट्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स की हम बात करेंगे तो उसमें अगेन कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट अगेन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता कोई, उसके जो सिंपल अगेन टूट नहीं सकता किसी छोटे कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, तो उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि अ कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide. ठीक है, about 20 monosaccharides are known to occur in nature. Some common examples are glucose, fructose and ribose. ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को तो मैं अभी अभी बताया आपको। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है क्या? चलो एक बार ग्लूकोज को बनाया देते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज में आपको 4 सेंटर्स रखने होते हैं। आप देखिए जितनी जितनी बार बनाएंगे उतना ही आपको जल्दी याद होता जाएगा। ठीक है, आप अगर स्ट्रक्चर बनाने से भागोगे तब तो फिर आपको नहीं आने वाला। तो ये क्या 1 2 3, ये तीसरे नंबर का कार्बन है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर आएगा? लेफ्ट आएगा। फिर आप बाकी सब इसके अपोजिट लगाते चले जाएं। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH एंड लास्ट में CH2OH। अब ये कौन सा है? डी ग्लूकोज। आप इस डी को भी लगाना ध्यान दें। ठीक है, ये क्या है? डी ग्लूकोज। आप इसकी फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस कर, तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फर्दर आपको कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन नहीं होंगे। फर्दर आपको कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन नहीं होंगे। ठीक है, सिमिलरली फ्रुक्टोज भी है। ठीक है, और राइबोज की अगर मैं बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, अगर जानना चाहें तो आप, ऑल्दो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर जानना चाहते हैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो आप लिख सकते हैं। तो राइबोज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें अगर हम बात करें कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एल्डिहाइड लगा ही देना है। ठीक है, फर्दर इसके बाद आप एक स्ट्रेट लाइन बना लें अगेन फिशर फॉर्म बनाने के लिए, और इसमें 3 सेंटर्स बनाए लाइक इसकी तरह, फ्रुक्टोज की तरह, याद हो तो। अगेन आपको CH2OH बिलो रखना है, एल्डिहाइड को ऊपर रखना है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि इसमें आपको OH जो है सभी OH को एक ही साइड रखना है। बात समझ में आई? अगर आप इसकी फॉर्मूला की बात करें तो 1 2 3 4 5 C5 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 to 10। ठीक है, C5H10 और 1 2 3 4 5 O5। मतलब अगर ओल्ड वाले के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी ये आपका कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में क्या क्लासीफाई होता है। ठीक है, वेल हम इसकी बात यहाँ पर नहीं करें। तो ये है आपका बेसिकली क्या, राइबोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप याद रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, ना याद रखना चाहें तो भी ना याद रखें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? ये थी आपकी राइबोज। आप बेसिकली हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे थे तो इसका ऑप्शन आ गया तो मैं सोचा बता दूं इसको।
ठीक है, तो फर्दर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये थी हमारी क्या, मोनोसेकेराइड्स। इसकी आप डेफिनेशन याद रखें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसके एग्जाम्पल्स भी रखें, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, एक्सेट्रा। सेकेंड हमारा था ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स दैट ईल्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, मतलब कोई भी आपकी ओलिगोसेकेराइड्स है, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स है, आप इसकी क्या करें, हाइड्रोलिसिस अगर कर दें तो 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। मतलब आपको मान लीजिए एक ओलिगोसेकेराइड्स की, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई एक ओलिगोसेकेराइड्स है, तो वो जब भी आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ, हो सकता है ग्लूकोज दे, फ्रुक्टोज दे, राइबोज दे, या फिर कोई और दे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि that yield 2 to 10 monosaccharides units on hydrolysis are called oligosaccharides, ठीक है। They are further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides and etc. बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स जो है आपको हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 तक के कितने 2 to 10 मॉलिक्यूल्स दे दिया, ठीक है। अब अगर आपको 2 मिला तो आप उसको डाइसैकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको 3 मिला तो आप उसको ट्राइसैकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। आपको 4 मॉलिक्यूल मिले तो उस मॉलिक्यूल ओलिगोसैकेराइड जो आप बात कर रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड्स बोलेंगे। यही आपको वहां पर गिवन है कि फर्दर आप इनको मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ monosaccharides they provide on hydrolysis. Among these, the most common are disaccharides, ठीक है। बेसिकली आप जब ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन आपको रिजल्ट जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है डाइसैकेराइड्स, मतलब बेसिकली 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। The 2 monosaccharides units obtained on hydrolysis of disaccharides may be same or different। मतलब इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी भी डाइसैकेराइड कंपाउंड है, ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई भी एक डाइसैकेराइड कंपाउंड है, अभी मैं इसकी एग्जांपल्स बताऊंगा कौन कौन से होते हैं डाइसैकेराइड्स, ठीक है। आप इनकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, मान लीजिए आपको x प्लस वाई मिलता है, तो ये x और y एक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुछ एग्जांपल्स में अभी आपको बताऊंगा जिसमें x आपका ग्लूकोज निकलता है, ठीक है, और y आपका फ्रुक्टोज निकलता है, ठीक है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड्स बेसिकली कॉमन होते हैं। अभी वो एग्जांपल अपना सिलेबस में है भी कि किसके हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल, आई थिंक दिया भी होगा उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 molecule of sucrose on hydrolysis gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, whereas maltose gives 2 molecules of only glucose। देखिए यहाँ पर दो आपको डाइसैकेराइड्स के नाम मिले, एक आपको मिला क्या, सुक्रोज, ठीक है, ये आपको फर्स्ट मिला, और सेकंड मिला आपको क्या, माल्टोज। इनकी स्ट्रक्चर भी अपने सिलेबस में है पढ़ने के लिए, ठीक है। इनकी हम स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब बेसिकली आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है, और माल्टोज क्यों 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज देता है, सॉरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है। बात समझ में आई। तो इसकी बात हम अगर यहाँ पर कर लेंगे तो फिर वहां पर मजा नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर हमें स्ट्रक्चर वगैरह सब देखना है, ठीक है। इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और भी पेप्टाइड लिंकेज
जो सारी होती है, जो भी होती है लिंकेज वगैरह, उनको भी डिस्कस करना है हमें, तो हम इसको वहीं पे बात करेंगे। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें। मोनोसेक्राइड्स की फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। फिर ओलिगोसेक्राइड्स का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। फिर लास्ट में हमारा पॉलीसेक्राइड्स आता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स विच yield a large number of monosaccharides units on hydrolysis are called polysaccharides। बेसिकली आप पॉलीसेक्राइड्स मान लीजिए, कोई पॉलीसेक्राइड्स है, आपने हाइड्रोलिसिस करेंगे उसका जब भी, तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स देता है, लाइक 100, 200, 500, इस तरह से बहुत बड़ी चेन होती है पॉलीसेक्राइड्स की, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम पॉलीसेक्राइड्स मतलब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मोनोसेक्राइड, जो हमारा सिर्फ एक ही होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलने वाला है, ठीक। सेकेंड हमने पढ़ा ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स को नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। मान लीजिए आपको ऑलिगोसेक्राइड्स कोई एक्स दिया है, ठीक है, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की, आपको 3 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिले, ठीक है, 3 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिले। तो इस ऑलिगोसेक्राइड्स को आप क्या बोलेंगे, आप इस ऑलिगोसेक्राइड्स को ट्राइसेक्राइड्स बोलेंगे। ठीक है, अब अगर यही आपको 2 यूनिट मिलते हैं तो, अगर ये आपको हाइड्रोलिसिस पर सिर्फ 2 ही यूनिट मिलते हैं तो आप इस ऑलिगोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड बोलते हैं। अगर 4 यूनिट मिलते हैं तो आप इसको टेट्रासेक्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन ऑलिगोसेक्राइड्स, ठीक है, हम उसकी नेमिंग करते हैं एज डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड एंड अप टू 10 यूनिट, ठीक है। ऑल्दो हमें सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और उसकी भी हमने देखा कि सुक्रोज एंड माल्टोज अपने सिलेबस का है, ठीक है। समझ में, पॉलीकोसेक्राइड्स बेसिकली वो हैं जो 100 थाउजेंड्स अगर यूनिट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के, तो वो आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। सब कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, ठीक है, ये आपका स्टार्च है। आप इसकी डेफिनेशन एंड ये दोनों ही लिखो, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, ये स्वीट नहीं होते, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई पॉलीसेक्राइड्स आर known as नॉन शुगर, ठीक है। आपको अगर ये मिले तो आप एक लाइन का आंसर लिखें, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट, इनकी टेस्ट जो होती है वो स्वीट नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें नॉन शुगर बोलते हैं। शुगर क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, और ये क्या कह रहे हैं भाई साहब कि ये स्वीट नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो हम इन्हें नॉन शुगर बोल देंगे, ठीक है। फर्दर देखते हैं क्या है हमारा। द कार्बोहाइड्रेट्स में आल्सो बी क्लासिफाइड as the reducing and non-reducing sugar. All those carbohydrates which reduce Fehling solution and tolerance reagent are referred to as a reducing sugar. बेसिकली हम यहाँ पे 2 टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। एक टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, जो एल्डिहाइड का टेस्ट होता है सबसे बेस्ट, ठीक है,
ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उसकी। और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। अगर ये दोनों टेस्ट में से अगर कोई एक भी अगर देता है किसी भी, मतलब मान लीजिए कोई भी हाई कार्बोहाइड्रेट, अगर इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव देता है तो उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो आप यहाँ से एक डेफिनेशन ले सकते हैं कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रिफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाता है कि रिड्यूसिंग शुगर हम किसे कहते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये किस तरह से इनका रिडक्शन होता है और जो हमारा कंपाउंड होता है उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन अभी हमें देखना है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर एंड फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट, थैंक यू सो मच।